ये कागजात तुम्हारे सामने हैं। इन पर दस्तखत करो और अपनी तयशुदा 50 लाख की रकम लेकर यहाँ से चलती बनो। ये आवाज़ 28 साल के साद सिकंदर की थी, जो शहर के सबसे बड़े बिजनेस टाइकॉन सिकंदर हयात का इकलौता बेटा और वारिस था। उसकी शख्सियत में दौलत का घमंड और जागीरदाराना ठाठ कूट कूट कर भरा था। वो अपनी वारसी मेज के पीछे अपनी महंगी कुर्सी पर विराजमान था और उसकी सर्द आंखें सामने खड़ी 21 साल की अलीजे पर जमी थीं, जो सफेद चादर में खुद को छुपाए कांप रही थी। अलीजे एक सादे और शरीफ घराने की लड़की थी, जिसका बाप मास्टर लतीफ एक रिटायर्ड स्कूल टीचर था और पूरी जिंदगी शराफत से गुजारने के बाद अब वो कैंसर जैसे खतरनाक बीमारी में मुब्तला अस्पताल से बिस्तर पर एड़ियां रगड़ रहा था। घर में भूखमरी की नौबत थी और माँ के इंतकाल के बाद अलीजे ही अपने बाप का इकलौता सहारा थी। साद के लहजे की सख्ती ने अलीजे के वजूद को लर्जाकर रख दिया। उसने कांपते हाथों से मेज पर रखे इन कागजात को देखा, जिन पर उसकी जिंदगी का सौदा लिखा था। लेकिन फिर अचानक उसके जहन में अस्पताल के आईसीयू में पड़े अपने बूढ़े बाप का कमजोर चेहरा उभरा, जो जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला थे। डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि अगर 24 घंटे के अंदर ऑपरेशन ना हुआ तो वो उन्हें बचा नहीं पाएंगे। अलीजे की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने नम आंखों को रगड़ा और साथ सिकंदर की तरफ देखते हुए दबी हुई आवाज में पूछा कि इन कागजात पर दस्तखत करने के बाद मुझे वाकई रकम फौरन मिल जाएगी, क्योंकि मेरे अब्बा के पास वक्त बहुत कम है और डॉक्टर ने पैसे जमा करवाने तक ऑपरेशन करने से इनकार कर दिया है। साद ने नफरत से उसकी तरफ देखा। उसकी नज़र में अलीज़े भी उन लड़कियों जैसी थी जो अमीरजादों को फंसाकर अपनी जेब भरती हैं। हालांकि हकीकत ये थी कि साद पर एक झूठा इल्ज़ाम लगा था, जिसे धोने के लिए इस हंगामी बुनियाद पर एक शरीफ और घरेलू बीवी की ज़रूरत थी, जो दुनिया के सामने उसकी नेक नामी की गवाही दे सके। साद ने तंज भरी मुस्कुराहट के साथ बोला, तुम जैसी ज़रूरतमंद और निचले तबके की लड़कियों को सिर्फ पैसों से मतलब होता है। जज्बात तो सिर्फ एक ढोंग है और मुझे मेरा मकसद अजीज है। जैसे ही तुम यहाँ दस्तखत करोगी, रकम अस्पताल के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। बस याद रखना, ये निकाह सिर्फ 6 महीने का समझौता है, जो मेरे ऊपर लगे दाग को धोने के लिए किया जा रहा है। मेरी जिंदगी में और इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं होगी, ना ही तुम मुझसे बीवी होने का हक मांगोगी। अलीजे ने गहरी और तकलीफ दे सांस ली। उसे लगा जैसे वो अपनी इज्जत का सौदा कर रही है, मगर मजबूरी ने उसे पत्थर का कर दिया था। उसने पेन उठा लिया और उसके हाथ सूखे पत्ते की तरह कांप रहे थे, मगर बाप की जिंदगी की उम्मीद ने उसे हौसला दिया। उसने कागजात पर दस्तखत किए और पेन वहीं रख दिया, जैसे पेन नहीं बल्कि अपनी खुशियों का गला घोट दिया हो। साद ने इत्मीनान से कागजात उठाए और फोन पर अपने मैनेजर को हिदायत दी कि रकम फौरन अस्पताल पहुंचा दी जाए और ऑपरेशन की तैयारी करवाई जाए। फिर उसने अलीजे की तरफ देखा, जो अब भी सर झुकाए खड़ी थी। साद ने सख्त लहजे में कहा, अब जाओ और निकाह के लिए तैयार हो जाओ। मेरे पास वक्त बहुत कम है। काजी साहब आने वाले हैं और खबरदार, किसी को भी ये भनक भी नहीं पड़नी चाहिए कि ये शादी किसी मजबूरी या समझौते के तहत हो रही है। सबके सामने तुम्हें मेरी खुशी और पसंद बनकर रहना होगा, खास तौर पर मेरे दादा जान के सामने, जो मुझे शादी के लिए मजबूर कर रहे थे। अलीजे ने इस बात में सर हिलाया और लड़खड़ाते कदमों के साथ कमरे से बाहर निकल गई। उसके दिल पर एक बोझ था, मगर अब्बा की जिंदगी बचाने का सुकून भी था। वो जानती थी कि उसने कांटों भरा रास्ता चुन लिया है, लेकिन एक बेटी के लिए बाप से बढ़कर और कुछ नहीं होता। साद उसे जाता हुआ देखता रहा। उसके दिल में इस मासूम सी लड़की के लिए कोई हमदर्दी नहीं थी, क्योंकि वो समझता था कि ये सब पैसे का खेल है। लेकिन वो नहीं जानता था कि अलीजे ने अपनी इज्जत और अना को किस कदर मजबूरी में उस घमंडी शख्स के कदमों में गिरवी रखा था। निकाह खान और गवाहों कमरे में मौजूद थे और फिजा में एक अजीब सी घुटन और तनाव था, जिसे सिर्फ वहां मौजूद 2 लोग ही महसूस कर सकते थे। साथ
शेरवानी पहने बहुत संजीदगी और वकार से बैठा था, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी सर्द चमक थी जो किसी भी देखने वाले को डराने वाली थी। जबकि उसके बिल्कुल बराबर में 21 साल की अलीजे लाल जालीदार दुपट्टे से घूंघट करे बैठी थी और वो खामोशी से अपने हाथों को मरोड़ रही थी, जैसे अपनी किस्मत की लकीरों को मिटाने की कोशिश कर रही हो। काजी साहब ने गला साफ किया और पढ़ना शुरू किया तो कमरे में गहरी खामोशी छा गई। हर लफ्ज अलीजे के दिल पर हथौड़े की तरह बरस रहा था। आखिरकार वो लम्हा आ गया जिसका साद को बेचैनी से इंतजार था। काजी साहब ने साद की तरफ मुड़कर पूछा, साद सिकंदर बिनते सिकंदर हयात, क्या आपको अलीजे बिनते लतीफ़ अहमद के साथ ये निकाह लाख रुपए हक महर के बदले कबूल है? साद के चेहरे पर एक स्मार्ट प्रभाव उभरा। उसके लिए ये कोई मुकद्दस रिश्ता नहीं बल्कि कारोबारी डील थी। उसने फौरन और मजबूत लहजे में कहा कि मुझे कबूल है। उसकी आवाज़ में इतनी हट्टा थी कि किसी को शक की गुंजाइश न रही। अब सबकी नजरें दुल्हन पर जम गईं जो बुत बनी बैठी थी। काजी साहब ने नरमी से उससे पूछा कि बेटी अलीजे, क्या आपको ये निकाह कबूल है? अलीजे के गले में जिसे कांटे चुभ रहे थे, जबान जैसे तालू से चिपक गई थी और वो चाहकर भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसकी खामोशी लंबी हुई तो कमरे में सहम गोइयां शुरू हो गईं। साद के माथे पर बल पड़ गए और उसने तिरछी नजरों से अलीजे को देखा जैसे उसे चेतावनी दे रहा हो। काजी साहब ने दोबारा पूछा, बेटी क्या आप सुन रही हैं? क्या आपको ये रिश्ता मंजूर है? अलीजे ने आंखें बंद की और तस्वीर में अस्पताल के बिस्तर पर पड़े अपने बाप का कमजोर शरीर याद किया जिसे उस वक्त पैसों की सख्त जरूरत थी। बाप की जिंदगी का सवाल उसकी अना और डर पर हावी हो गया। उसने कांपते होठों को हिम्मत दी और मुश्किल से दबी हुई सिसकियों के बीच कहा, जी कबूल है। उसके अल्फाज निकलते ही साद ने सुकून की एक गहरी सांस ली, जिसे सर से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। निकाह के फौरन बाद मुबारकबाद का शोर उठा। साद के दोस्तों और रिश्तेदारों ने उसे घेर लिया, मगर साद ने सबको हाथ के इशारे से रोका और बहुत तमीज लेकिन सख्ती से कहा कि आप सबका बहुत शुक्रिया, लेकिन सफ़र की थकान और इस हंगामी फंक्शन की वजह से हम दोनों बहुत थक चुके हैं और आराम करना चाहते हैं। लिहाजा आप सबसे गुजारिश है कि हमें अकेला छोड़ दें। धीरे धीरे सब लोग चले गए और कमरे में सिर्फ वो दोनों रह गए। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, साद के चेहरे से वो बनावटी संजीदगी और वही पुरानी घमंडी तबीयत लौट आई। वो अपनी जगह से उठा और दरवाजे को लॉक करके अलीजे के करीब आया जो अब भी सिमटी हुई बैठी थी। साद ने खुश लहजे में कहा, उठो और ये ड्रामा खत्म करो। अब तुम ये दुपट्टा हटा सकती हो क्योंकि अब हम मियाँ बीवी हैं, चाहे नाम के ही सही। और मुझे देखना है कि मैंने आखिरकार किसके साथ ये समझौता किया है और जिस पर मैंने लाख रुपए खर्च किए हैं वो दिखती कैसी है। अलीजे का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे लगा जैसे वो कोई शोपीस हो जिसे खरीदा गया है। साद का हुक्म मानना उसकी मजबूरी थी। उसने झिझकते हुए अपने लरचते हाथों को चेहरे की तरफ बढ़ाया। जैसे ही उसने दुपट्टा हटाया और चेहरा ऊपर उठाया तो साद जो लापरवाही से उसकी तरफ देख रहा था, उसके कदम वहीं जम गए। कमरे की रोशनी में अलीजे का चेहरा किसी चांद के टुकड़े की तरह दमक रहा था। वो किसी आम सी और साधारण शक्ल वाली लड़की की उम्मीद कर रहा था, मगर सामने मौजूद चेहरा बहुत खूबसूरत था। बड़ी बड़ी काली और गहरी आंखें जिनमें हजारों दुख और उदासियां थीं, गोरा रंग जैसे संगे मरमर हो और मासूमियत ऐसी कि देखने वाला पलक झपकना भूल जाए। उसके चेहरे पर दुख और गम की एक ऐसी दिलकश उदासी थी जिसने साद को कुछ पलों के लिए हैरान कर दिया। साद को अपने वो अल्फाज याद आए कि ये लड़की सिर्फ पैसों के लिए ये सब कर रही है, मगर उसकी आंखों की सच्चाई और पाकीज़ा कुछ और ही कहानी सुना रही थी। साद ने खुद को मुश्किल से संभाला। वो अपनी हैरत और अलीजे की खूबसूरती के असर को जाहिर नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने फौरन नज़र हटा ली और अपनी कैफियत को छुपाते हुए कठोर लहजे में कहा, ठीक है, शक्ल तो सहन करने लायक है, लेकिन किसी गलत फहमी में मत रहना। ये खूबसूरती मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। तुम यहाँ सोफे पर सो सकती हो, बिस्तर पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। और याद रखना, इस कमरे से बाहर निकलते वक्त
तुम्हें बेहतरीन और खुशहाल बीवी का किरदार अदा करना होगा। अगर दादा जान के किसी नौकर को ज़रा सा भी शक हुआ कि हमारे ताल्लुकात खराब हैं, तो वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अलीज़े ने खामोशी से सर झुका लिया और सोफे की तरफ बढ़ गई। उसने साद की आंखों में तारीफ की वो एक झलक देख ली थी, जिसे साद ने फौरन छुपा लिया। मगर वो जानती थी कि ये रिश्ता कितना कमज़ोर और आर्जी है, इसलिए उसने अपने दिल को किसी भी तरह की खुशफहमी से दूर रखने का फैसला किया और खामोशी से सोफे पर लेटकर आंसू बहाने लगी, जबकि साथ बिस्तर पर लेटकर भी अलीज़े के खूबसूरत और उदास चेहरे की याद से खुद को निकाल नहीं पा रहा था। अगली सुबह जब खिड़कियों से छनकर आने वाली सूरज की पहली किरण साथ के चेहरे पर पड़ी, तो वो हड़बड़ाकर उठ बैठा। रात देर से सोने की वजह से उसकी आंखों में खुमार था, लेकिन कमरे में गूंजती एक दबी और लरजती हुई आवाज ने उसे पूरी तरह से जगा दिया था। उसने चौंक कर सामने देखा तो एक पल के लिए पलकें झपकना भूल गया। अलीजे का वजूद हिचकियों से हिल रहा था और वो इतने दर्द और गम से ऊपर वाले को पुकार रही थी कि साथ जैसे पत्थर दिल इंसान के दिल में भी अजीब सी हालत पैदा होने लगी। उसके लब तेजी से हिल रहे थे और आंखों से गिरने वाले आंसू उसके दुपट्टे को लगातार भिगो रहे थे। साथ बिस्तर पर लेटा खामोशी से उसे देखता रहा। उसने अपने जिंदगी में बहुत सी लड़कियां देखी थी जो दौलत और दिखावे की दीवानी थी, लेकिन इतनी सुबह उठकर ही ऊपर वाले से गिड़गिड़ाने वाली लड़की उसने पहली बार देखी थी। उसे पहली बार जोर से एहसास हुआ कि शायद उसने इस लड़की के किरदार के बारे में बहुत गलत और सख्त राय बना ली है। वो कोई धोखेबाज या चालाक लड़की नहीं लग रही थी, बल्कि एक टूटी हुई और उम्मीद की तलाश में लग रही थी, जो सिर्फ अपने ऊपर वाले से जुड़ी थी। वो दुआ मांगकर जैसे ही उठी और चेहरे पर हाथ फेरे, तो उसकी नज़र सामने बिस्तर पर बैठे साथ पर पड़ी। वो बुरी तरह घबरा गई और जल्दी से अपना सर दुपट्टे से ढांपते हुए लरजती आवाज में बोली, माफ कीजिएगा, शायद मेरी आवाज की वजह से आपकी नींद खराब हो गई। मुझे अंदाजा नहीं रहा कि आप सो रहे हैं। साद ने बिस्तर से उतरते हुए अनजाने में नरम लहजे में कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं जाग चुका था। वैसे तुम इतनी सुबह क्यों उठ गईं? अभी तो घर के नौकर भी नहीं जागे। अलीजे ने नजरें झुकाकर अपने नम पलकों को साफ किया और धीमी आवाज में जवाब दिया, मेरे अब्बा की तबीयत बहुत खराब है और डॉक्टर ने जवाब दे दिया अब सिर्फ दुआ ही उन्हें बचा सकती है, इसलिए मैं अपने ऊपर वाले से भीख मांग रही थी। ये कहकर वो सोफे से उठने लगी। साथ के पास कहने को कुछ न था। वो खामोशी से तौलिया उठाकर बाथरूम की तरफ बढ़ गया, लेकिन उसके जहन में अलीजे का रोता हुआ चेहरा छा गया था। कुछ देर बाद जब वो तैयार होकर नीचे नाश्ते की मेज पर पहुंचे, तो वहां साथ के दादा जान पहले से मौजूद थे, जो अखबार पढ़ रहे थे। अलीजे को देखते ही उनका बूढ़ा चेहरा खिल उठा और वो शादी से बहुत खुश थे और अपनी पसंद पर गर्व कर रहे थे। उन्होंने अलीजे को देखते ही प्यार से अपने करीब बुलाया और उसके सर पर हाथ रखते हुए बोले, मेरी बहू का चेहरा तो देखो, कितना नूरानी है। सुबह की पहली किरण जैसी पाक है इसके चेहरे पर। साथ तुमने तो वाकई हीरा चुना है। तुम्हारी पसंद की दाद देनी पड़ेगी। अलीजे शर्माकर सिमट गई, जबकि साद ने बनावटी हंसी हंसते हुए कुर्सी संभाली। उसके दिल में चोट था कि ये सब एक ड्रामा है। दादा जान ने अलीजे की तरफ मोहब्बत भरी नजरों से देखा और पूछा, बेटी, तुम खुश तो हो ना? साथ तुम्हारा ख्याल रखता है ना? मुझे बताओ, अगर इसने तुम्हें जरा सा भी तंग किया तो अलीजे का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। उसने डरते हुए साथ की तरफ देखा, जिसकी आंखों में साफ चेतावनी और सख्ती थी कि अगर जबान खोली तो अंजाम बुरा होगा। अलीजे ने लबों पर एक बनावटी मुस्कुराहट सजाई और अपने अंदर के तूफान को दबाते हुए दादा जान से कहा, जी दादा जान, साद मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मैं बहुत खुश हूँ। मुझे यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं। साद ने सुकून की एक गहरी सांस ली कि अलीजे ने बेहतरीन एक्ट किया है और घर का सुकून बर्बाद होने से बचा लिया। नाश्ते के दौरान साद लगातार घड़ी देख रहा था। नाश्ता खत्म होते ही साद ने टिश्यू से मुंह साफ किया और अलीजे की तरफ देखते सख्त लहजे में हुक्म दिया, जाओ, जल्दी तैयार हो जाओ, हमें अभी अदालत जाना है। आज मेरी पेशी है और तुम्हारा वहाँ मेरे साथ होना बहुत ज़रूरी है। अलीजे ने सवालिया नज़रों से उसे देखा
और साद ने मेज से उठते हुए वजह बताई कि दुनिया देखे कि मैं खानदानी और शादीशुदा आदमी हूँ और तुम मेरी इज्जत की ढाल बनकर वहाँ खड़ी रहोगी। अलीजे ने बगैर कोई सवाल किए या बहस किए इस बात में सर हिलाया और खामोशी से कमरे की तरफ चल दी। साद उसे जाता हुआ देखता रहा और गहरी सोच में पड़ गया कि ये लड़की इतनी खामोश और वफादार क्यों है। क्या इसे अपनी तौहीन का एहसास नहीं होता? क्या इसके अंदर कोई अना नहीं, या फिर मजबूरी ने इसे वाकई इतना बेबस और लाचार कर दिया है? कठपुतली की तरह मेरे हर इशारे पर नाच रही है। साथ को उसकी खामोशी में एक अजीब सी ताकत महसूस होती थी जो उसे अंदर ही अंदर उलझा रही थी। अदालत का कमरा खचाखच भरा हुआ था और फिजा में तनाव इतना गहरा था कि हर सांस भारी महसूस हो रही थी। विरोधी वकील बहुत जहरीले अंदाज में साद पर हमला कर रहा था और उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। वो साद के किरदार पर कीचड़ उछालते हुए कह रहा था कि इस शख्स ने अपनी ताकत और दौलत के नशे में एक मासूम लड़की को परेशान किया, उसे ब्लैकमेल किया और उसके साथ गलत संबंध रखे। साद कटघरे में खड़ा ये सब सुन रहा था। उसका चेहरा गुस्से की वजह से लाल हो रहा था और माथे पर नीली नसें उभर आई थीं। उसका दिल चाह रहा था कि वो चिल्लाकर इन सारे झूठे इल्जामों की नकार करे, लेकिन उसके वकील ने उसे सख्ती से मना कर रखा था कि वो जज्बात में आकर कोई गलती ना करे। साद ने बेबसी से अपनी मुट्ठियां कसी और नजरें झुका लीं। तभी साद के वकील ने जज साहब से कहा कि जनाब, मैं अपनी अगली गवाह और आरोपी की पत्नी अलीजे साद को गवाही के लिए बुलाना चाहता हूँ। नाम सुनते ही पूरे कमरे में सहमगोइयां शुरू हो गईं। सबकी नजरें दरवाजे पर जम गईं, जहां से बहुत विनम्र अंदाज में अंदर आ रही थी। उसकी चाल में एक अजीब सा आत्मविश्वास था, हालांकि अंदर से उसका दिल सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। वो जानती थी कि वो एक बहुत बड़े झूठ का हिस्सा बनने जा रही है, लेकिन साद की इज्जत अब उसके हाथ में थी। वो गवाही के स्थान पर पहुंची तो वकील ने उसे फिर सवाल किया कि क्या आप जानती हैं कि आपके पति पर क्या गंदे इल्जाम लगाए गए हैं और क्या आप उनके किरदार के बारे में अदालत को कुछ बताना चाहेंगी? अलीजे ने गहरी सांस ली और साद की तरफ देखा, जो अपनी सांसें रोके उसे ही देख रहा था। अलीजे ने अपनी लरचती हुई आवाज को काबू में किया और मजबूत लहजे में बोली, जी, मैं जानती हूँ कि मेरे पति पर क्या इल्जाम है और मैं पूरे होशो हवास में इस अदालत को ये बताना चाहती हूँ कि ये सब झूठ और एक घनी साजिश है। साद एक बहुत नेक किरदार और ऊपर वाले से डरने वाले इंसान हैं। अगर इनके किरदार में जरा सा भी खोट होता तो मुझ जैसी इज्जतदार और शरीफ घराने की लड़की इनके निकाह में न होती। इन्होंने हमेशा मेरी इज्जत की और मुझे पलकों पर बिठाकर रखा। मेरा इन पर यकीन ही मेरी सबसे बड़ी गवाही है। अलीजे की आवाज में ऐसा विश्वास और सच्चाई की ऐसी झनक थी कि जज समेत पूरी अदालत प्रभावित हुए बगैर ना रह सकी। यहाँ तक कि विरोधी वकील ने भी एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया। साद हैरत और सदमे की मिली जुली हालत में अलीजे को देख रहा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही लड़की है जो कल तक उसके सामने बोलने से भी डरती थी। आज वो शेरनी की तरह पूरी दुनिया के सामने उसका बचाव कर रही थी। वो इतने आत्मविश्वास से उसके हक में झूठ बोल रही थी। या शायद उसके लहजे की सच्चाई साद को भी ये सोचने पर मजबूर कर रही थी कि शायद वो दिल से उसे बुरा नहीं समझती। विरोधी वकील ने संभलकर अलीजे पर जिरह शुरू की और उसे उलझाने की कोशिश करते हुए कटाक्ष भरे सवाल किए कि आपकी शादी को कितना समय हुआ और क्या ये लव मैरिज है। अलीजे ने हर सवाल का जवाब इतनी समझदारी, धैर्य और सहनशीलता के साथ दिया कि विरोधियों के पास कोई जवाब न रहा। उसने साबित कर दिया कि वो एक वफादार बीवी है। जज ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया और सुनवाई खत्म करते हुए अगली तारीख दे दी, जो कि महज एक कार्यवाही लग रही थी। साद को जमानत मिल गई थी और जैसे ही वो दोनों अदालत से बाहर निकले, पत्रकारों और कैमरों के एक सैलाब ने उन्हें घेर लिया। हर कोई उनसे सवाल करना चाहता था। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि अलीजे घबरा गई और पीछे हटने लगी। साद ने फौरन सुरक्षा मातक अंदाज में अपना मजबूत बाजू अलीजे के गिर्द फैला दिया और उसे अपने सीने के साथ लगा लिया। वो ढाल बनकर उसे भीड़ से बचाता हुआ गाड़ी तक लाया। ये पहला मौका था जब साद ने अलीजे को इतना करीब महसूस किया था। गाड़ी में बैठने के बाद काफी देर तक खामोशी रही। साद का दिल जोर से धड़क रहा था।
उसने पहली बार नरम और शुक्रगुजार लहजे में कहा, अलीज़े, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने आज वहाँ जो कुछ कहा और जिस तरह मेरा बचाव किया, इसकी मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी। तुमने मेरी इज्जत बचा ली। अलीज़े ने खिड़की से बाहर तेजी से गुजरते नज़ारे को देखते हुए सख्त लहजे में जवाब दिया, आपको शुक्रिया अदा करने की ज़रूरत नहीं है, मिस्टर साद। मैंने वही किया जो हमारे समझौते का हिस्सा है और जिसके मुझे पैसे मिले हैं। मैंने सिर्फ अपनी ड्यूटी पूरी की है। साद को उसके रूखे और कारोबारी जवाब पर गहरी चोट लगी। उसका सारा जोश ठंडा पड़ गया। वो खामोश हो गया, मगर उसे महसूस हो रहा था कि अलीज़े के दिल में उसके लिए अब भी नफरत है और ये बात उसे अजीब सी बेचैनी दे रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि अदालत में बोलने वाली लड़की सच्ची थी या ये जब उसके साथ पत्थर बनी बैठी है। रात का आखिरी पहर था और आसमान काले बादलों से ढका हुआ था जो किसी कहर की तरह बरस रहे थे। खिड़कियों के शीशों पर बारिश की बूंदें लगातार दस्तक दे रही थीं, जैसे किसी आने वाली मुसीबत का पता दे रही हूँ। अलीज़ा अपने कमरे में अकेली बेचैनी से टहल रही थी और उसका दिल डर से डूब रहा था। साथ किसी अहम कारोबारी मीटिंग के सिलसिले में शहर से बाहर गया हुआ था और घर में सन्नाटा था कि अचानक उसके फ़ोन की घंटी ने खामोशी को चीर दिया। उसने लरजते हाथों से फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ अस्पताल से डॉक्टर की घबराई हुई आवाज़ आई कि आपके पिता की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई है। उनका ब्लड प्रेशर खतरनाक हद तक गिर रहा है और हमें तुरंत बी नेगेटिव खून की ज़रूरत है। अगर अगले आधे घंटे में खून का इंतज़ाम ना हुआ तो हम कुछ नहीं कह सकते। अलीज़े के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। फ़ोन उसके हाथ से छूटकर कालीन पर गिर गया और उसके गले से एक चीख निकली। वो घबराहट में नंगे पाँव ही कमरे से भागी और नौकरों को आवाज़ें देने लगी कि गाड़ी निकालो, मुझे तुरंत अस्पताल जाना है। मगर नौकर ने सर झुकाकर बेबसी से बताया कि बीबी जी, बड़ी गाड़ी और ड्राइवर तो साहब के साथ गए हैं और छोटी गाड़ी वर्कशॉप पर है। अलीज़े को लगा जैसे उसकी सांसें ही रुक जाएंगी। उसके पास सोचने का वक्त नहीं था। वो पागलों की तरह बारिश में ही गेट की तरफ भागी और सड़क पर निकल गई। मूसलाधार बारिश ने पल भर में उसे भिगो दिया। सर्द हवा हड्डियों में घुस रही थी, मगर उसे अपने बाप की जिंदगी के अलावा और कुछ याद नहीं था। सड़क सुनसान थी और दूर दूर तक कोई सवारी नजर नहीं आ रही थी। वो कीचड़ और पानी में भाग रही थी और रोते हुए हर गुजरती गाड़ी को हाथ दे रही थी, मगर कोई नहीं रुक रहा था। उसका दम घुट रहा था और आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था कि शायद आज वो अपने बाप को खो देगी। तभी सामने से आती एक गाड़ी की तेज लाइटों ने उसकी आंखों को चौंधिया कर दिया। गाड़ी उसके बिल्कुल करीब आकर ब्रेक की चीख के साथ रुकी और साथ तेजी से बाहर निकला। उसने जैसे ही अलीज़े को इस तूफानी बारिश में सड़क पर अकेले भीगते हुए रोते हुए देखा तो उसका दिल दहल गया। वो भागकर उसके करीब आया और उसके कांपते कंधों को अपनी मजबूत पकड़ में लेते हुए ऊंची आवाज में चीखा, तुम पागल हो गई हो क्या? इस वक्त इस तूफान में यहाँ सड़क पर क्या कर रही हो? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? अलीज़े ने उसे पहचाना तो उसकी रही सही हिम्मत भी जवाब दे गई। वो फूट फूट कर रो पड़ी और हिचकियों के साथ टूटे हुए अल्फाज में बोली, मेरे अब्बा, साथ मेरे अब्बा मर जाएंगे, उन्हें खून चाहिए, मुझे अस्पताल जाना है, ऊपर वाले के लिए मुझे ले चलो। साद ने उसकी हालत देखी तो उसका गुस्सा फौरन चिंता में बदल गया। उसने फौरन अलीज़े को बाजू से थामकर गाड़ी की फ्रंट सीट पर बिठाया और खुद ड्राइविंग सीट संभाली। उसने गाड़ी की रफ्तार बहुत तेज कर दी और साथ साथ अलीज़े की तरफ देखा जो सर्दी और डर से लरज रही थी। साद ने फौरन अपना गर्म कोट उतारा और अलीज़े के कंधों पर डालते हुए नरमी से बोला, हौसला रखो अलीज़े, हम बस पहुंचने वाले हैं। मैं हूं ना, कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हारे अब्बा को, तुम बस दुआ करो। साद ने ड्राइविंग के दौरान ही अपने कुछ दोस्तों और अस्पताल प्रशासन को फोन मिलाए और सख्त लहजे में हिदायत की कि जब तक वो पहुंचे खून का इंतजाम होना चाहिए। अस्पताल पहुंचकर साद गाड़ी से उतरा और अलीज़े को सहारा देकर अंदर ले गया। डॉक्टर पहले ही लापरवाही बरत रहे थे। साद सिकंदर को देखते ही फुर्ती में आ गए। साद ने डॉक्टर का कॉलर पकड़ने वाले अंदाज में कहा कि अगर मेरे ससुर को कुछ हुआ तो मैं अस्पताल खरीद कर बंद करवा दूंगा। मुझे हर कीमत पर उनकी जिंदगी चाहिए। साद के प्रभाव और दबदबे ने काम कर दिखाया। खून का बंदोबस्त हो गया और डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में चले गए। अलीज़ा बाहर बेंच पर निढाल होकर बैठ गई। उसकी आंखें ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे पर जमी थीं।
घंटों के तकलीफ-दे इंतज़ार के बाद जब डॉक्टर बाहर आया तो मुस्कुराते हुए बताया कि मुबारक हो, खतरा टल गया, मरीज़ की हालत अब खतरे से बाहर है। अलीज़े ने शुक्राने के तौर पर अपने चेहरे पर हाथ रख लिए और सिसकने लगी। साथ जो दीवार से टेक लगाए खड़ा था, उसके पास आया और पानी का ग्लास उसकी तरफ बढ़ाया। पी लो, तुम्हें होश में रहने की ज़रूरत है, तुमने बहुत हिम्मत से काम लिया है। अलीज़े ने सर उठाकर साथ की तरफ देखा, उसकी बड़ी-बड़ी आंखें आंसुओं से भीगी हुई थीं। उसने कांपते हाथों से गिलास थामा और धीमी आवाज़ में बोली, बहुत शुक्रिया साद, अगर आज आप फरिश्ता बनकर ना आते तो शायद मैं अनाथ हो जाती। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। साद ने उसकी आंखों में देखा, जहां नफरत और डर की जगह गहरी कृतज्ञता और अपनापन था। साद का दिल मोम की तरह पिघलने लगा। उसने नरमी से कहा कि मुझ पर एहसान का बोझ मत डालो अलीज़े, ये मेरा फ़र्ज़ था और तुम मेरी बीवी हो, मेरी ज़िम्मेदारी हो। साद सिकंदर अपनी ज़िम्मेदारी से कभी पीछे नहीं हटता, वो समझौता हो या रिश्ता। ये कहते हुए साद ने पहली बार एक अजीब सी कशिश महसूस की, जैसे वो उस लड़की के आंसुओं में कैद हो गया हो। अस्पताल वाले उस दिल दहला देने वाले वाक़ये के बाद साद और हानि के बीच सालों से बनी खामोशी और अजनबियत की वो ऊंची दीवार अब धीरे-धीरे गिरने लगी थी। साद पहले दफ्तर से देर से लौटता और घर को महज एक सराय समझता था। अब सूरज ढलते ही घर की राह लेता, उसके कदम अनजाने में उसे घर खींच लाते, जहाँ कोई उसका इंतजार करता। वो घर आकर छुपकर अलीज़े को देखता और कोशिश करता कि किसी बहाने उससे बात करे, मगर अलीज़े अब भी अपनी हदों में बंधी थी और एक सम्मानजनक दूरी रखती थी। एक रोज़ दोपहर के वक्त साद जल्दी घर आ गया तो घर में खामोशी थी। वो चलता हुआ रसोई की तरफ आया, जहाँ से स्वादिष्ट और भूख बढ़ाने वाली खुशबू उठ रही थी। वहाँ का नज़ारा देखकर वो दरवाजे पर ही रुक गया। अलीज़े नौकरानी के साथ व्यस्त थी। वह हल्के गुलाबी रंग के सादे सूट में थी, सर पर दुपट्टा सलीके से टिका हुआ था। उसके चेहरे पर चूल्हे की गर्मी और मेहनत की वजह से हल्की सी लाली फैली हुई थी, जो उसके हुस्न को चार चांद लगा रही थी। वो सादे लिबास में बहुत हसीन लग रही थी। साद उसे पलके झपकाए बिना देखता रहा, फिर उसने गला साफ करते हुए कदम अंदर बढ़ाए। अलीज़े ने चौंक कर पीछे देखा और उसे वहां पाकर घबरा गई। जल्दी से अपना दुपट्टा ठीक किया और नजरें झुका ली, जैसे कोई चोरी पकड़ी गई हो। साद ने मुस्कुराते हुए गहरी सांस ली और हवा में फैली महक को महसूस करते हुए पूछा, बहुत कमाल की खुशबू आ रही है, जो मुझे खींच लाई। आज क्या खास पकाया जा रहा है? अलीज़े ने अपनी लरजती उंगलियों को आपस में मरोड़ते हुए धीमी और झिझकती हुई आवाज में जवाब दिया, दादा जान सुबह से फरमाइश कर रहे थे, तो मैंने सोचा उनकी पसंद का खाना बना लूं। साद ने शरारत से उसकी झुकी पलकों को देखा और कदम और करीब बढ़ाते हुए पूछा, तो ये सारा इंतजाम और मेहनत सिर्फ दादा जान के लिए है या इस घर के मालिक और तुम्हारे पति को भी कुछ हिस्सा मिलेगा? अलीज़े के गालों पर शर्म की लाली बिखर गई। उसने घबराकर नजर उठाई और मुश्किल से बोली, जी नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? ये आपके लिए भी है। मैं भी मेज लगाती हूँ। रात के डिनर पर माहौल बहुत खुशगवार था। दादा जान ने पहले कोर लेते ही आंखें बंद कर लीं और पुकार उठे, बेटी, तुमने तो स्वाद के खजाने खोल दिए हैं। मैंने ऐसे स्वादिष्ट सालों से नहीं खाई। जीते रहो मेरा बच्चा। साद ने भी कौर मुंह में रखा और अलीज़े की तरफ देखा, जो इंतजार और डर भरी निगाहों से उसे देख रही थी कि कहीं कोई कमी न रह गई हो। साद ने संजीदगी और प्रशंसा के मिले-जुले प्रभाव के साथ उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, वाकई दादा जान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अलीज़े, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। ऐसा स्वाद और ऐसा सलीका मैंने आज तक नहीं देखा। बहुत स्वादिष्ट है। अलीज़े का दिल खुशी से भर गया और उसकी आंखों में नमी तैरने लगी। ये पहली बार था कि उसे इस घर में साद के लहजे में अपनेपन का एहसास हुआ था। उसे लगा जैसे उसकी मेहनत वसूल हो गई हो। रात का सन्नाटा गहरा हुआ तो अलीज़ा अपना काम समेटकर कमरे में आई। साद बिस्तर पर टेक लगाए लैपटॉप पर कुछ कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। अलीज़े को देखते ही उसने लैपटॉप बंद करके एक तरफ रखा और संजीदगी से कहा, अलीज़े, यहाँ मेरे पास आओ, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। अलीज़े का दिल धक से रह गया। उसे लगा शायद कोई कमी रह गई है या उससे अनजाने में कोई गलती हो गई है। वो डरते-डरते चलती हुई और थोड़े फासले पर सर झुकाकर खड़ी हो गई। साद ने नरमी से कहा, डरो मत और यहाँ बैठो। देखो अलीज़े, मैं जानता हूँ कि हमारा रिश्ता
एक कागज के टुकड़े और कुछ महीनों का मोहताज है। ये एक समझौता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब तक हम इस छत के नीचे हैं, साथ हैं, हम अजनबियों की तरह न रहें। ये डर, घबराहट और झिझक खत्म कर दो। मैं चाहता हूँ कि हम अच्छे दोस्तों की तरह रहें। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मेरी तरफ से तुम्हें अब कभी कोई तकलीफ या दुख नहीं पहुँचेगा। मैं तुम्हें एक दोस्त का दर्जा देना चाहता हूँ। अलीज़े ने हैरत से अपनी बड़ी-बड़ी आंखें उठाकर साद के चेहरे को देखा, जहाँ घमंड और ठाठ नहीं, बल्कि नरमी और सच्चाई थी। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही साद है। उसने धीरे से इस बात में सर हिला दिया और साद के व्यवहार में ये खुशगवार बदलाव उसके दिल में एक अजीब सी हलचल मचा रहा था। उसे महसूस हुआ कि वो साद के घर में कैद होती जा रही है। नादान ये नहीं जानती थी कि वो जिस शख्स को अपना मसीहा समझने लगी, उसे पागलों की तरह मोहब्बत करने लगा है, और वो खुद भी उसकी मोहब्बत के शहर में कैद हो रही थी। लेकिन इन दोनों की इस अनकही मोहब्बत के सर पर समझौते के खत्म होने की नंगी तलवार अब भी लटक रही थी, जो किसी भी वक्त उनके कमजोर रिश्ते की डोर काट सकती थी। दिन और हफ्ते तेजी से गुजरते गए और साथ पर चलने वाला मुकदमा अब अपने अंतिम अंजाम के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। विरोधी पक्ष ने हार मान ली थी, क्योंकि उनके पास साथ के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था, और अदालत में अलीज़े की दी गई विनम्र और सच्ची गवाही ने साद के किरदार को इतना मजबूत बना दिया था कि हर इल्ज़ाम रेत की दीवार साबित हुआ। आज अदालत का आखिरी फैसला साद के हक में आया था, और वो खुशी से फूले नहीं समा रहा था। शाम को जब वो घर दाखिल हुआ, तो उसकी चाल में एक विजयी अंदाज था, और हाथों में मिठाई का बड़ा सा डब्बा। उसने घर में दाखिल होते ही ऊंची आवाज में पुकारा, अलीज़े, कहाँ हो तुम? जल्दी से बाहर आओ। अलीज़े इस वक्त अपने कमरे में खड़ी साद के कपड़े इस्त्री कर रही थी। साद की असामान्य पुकार सुनकर वो घबरा गई, और स्त्री वहीं छोड़कर पलटी ही थी कि साद तूफान की तरह कमरे में दाखिल हुआ, और जोश के आलम में कुछ सोचे समझे बिना आगे बढ़कर अलीज़े के दोनों हाथ अपने हाथ में थाम लिए और चमकती हुई आंखों से उसकी तरफ देखते हुए बोला, अलीज़े, हम जीत गए। आखिरकार सच की जीत हुई। अदालत ने मुकदमा खारिज कर दिया है, और मुझे पूरी तरह बरी कर दिया गया है। अब मेरे दामन पर कोई दाग नहीं रहा। अलीज़े पहले तो साद के इस तरह अचानक हाथ पकड़ने और इतने करीब आने पर बुरी तरह से घबरा गई। उसका दिल पसलियों से टकराने लगा, लेकिन बात समझ में आते ही उसके चेहरे पर भी खुशी के रंग बिखर गए। उसने धीरे से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश नहीं की, बल्कि मुस्कुराते हुए नरम लहजे में बोली, आपको बहुत बहुत मुबारक हो साद। ऊपर वाले ने आपकी सच्चाई सब पर साबित कर दी। मुझे यकीन था कि जीत हक की होगी। साद ने मिठाई का डब्बा खोला और एक बर्फी का टुकड़ा अलीज़े के मुंह की तरफ बढ़ाते हुए जज्बाती लहजे में कहा, ये सब तुम्हारी वजह से मुमकिन हुआ है। अलीज़े, अगर तुम इस मुश्किल वक्त में मेरा साथ ना देती और अदालत में मेरे लिए ढाल ना बनती, तो शायद आज मैं जेल की सलाखों के पीछे होता। तुम मेरे लिए सिर्फ एक गवाह नहीं, बल्कि खुशकिस्मती की निशानी बनकर मेरी जिंदगी में आई हो। तुम मेरी जीत हो अलीज़े। अलीज़े ने शर्माते हुए मिठाई खा ली। उसकी आंखों में प्रशंसा की चमक आ गई थी, मगर अगले ही पल जैसे ही उसे साद के अल्फाज की गहराई का एहसास हुआ, तो उसकी मुस्कुराहट फीकी पड़ गई और चेहरे पर एक साया सा लहरा गया, क्योंकि मुकदमा खत्म होने का साफ मतलब ये था कि इस समझौते की अवधि भी खत्म हो गई है, जिसकी बुनियाद पर वो इस घर में मौजूद थी। साद, जो इस वक्त उसे ही देख रहा था, उसने फौरन अलीज़े के चेहरे के बदलते हुए प्रभाव और आंखों में उभरने वाली उदासी को नोट कर लिया। वो संजीदा हो गया और इसके करीब होकर धीमी आवाज में पूछा, क्या हुआ अलीज़े? तुम अचानक चुप क्यों हो गई? क्या तुम मेरी जीत पर खुश नहीं हो? अलीज़े ने घबराकर नजरें चुराईं और अपने आंसू छुपाने के लिए झूठ का सहारा लेते हुए बोली, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ। बस अचानक मुझे अपने अब्बा की याद आ गई। अगर वो सेहतमंद होते, तो वो भी आपकी जीत पर बहुत खुश होते। साद उसकी आंखों में झांक कर देख रहा था। वो समझ गया था कि मामला अब्बा की याद का नहीं, बल्कि कुछ और है। शायद वो भी वही सोच रही है जो साद के दिल में खटक रहा था, यानी जुदाई का वक्त। मगर उसने उस वक्त खामोशी बेहतर समझी और विषय बदल दिया।
रात का सन्नाटा गहरा हुआ तो अलीज़ा अपने बिस्तर पर लेटी खाली नज़रों से छत को घूर रही थी। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। आज साथ की जीत की खबर उसके लिए एक तरह से हार का संदेश लाई थी। उसे जोर से एहसास हो रहा था कि वह अनजाने में इस शख्स की मोहब्बत में कैद हो चुकी है और अब उसके बगैर जीने का ख्याल भी उसके लिए असहनीय बन रहा था। उसने तड़प कर दिल ही दिल में सोचा कि काश ये समझौता कभी खत्म न होता। काश ये झूठा रिश्ता सच में बदल जाता और मुझे यहाँ से कभी जाना न पड़ता। लेकिन हकीकत बहुत कड़वी थी और उसे मालूम था कि अब उसे अपनी रकम लेकर इस घर और साथ की जिंदगी से हमेशा के लिए निकलना होगा। यही सोचकर उसका तकिया आंसुओं से भीगता रहा। अगली सुबह अलीजे के लिए किसी कयामत से कम नहीं थी। सूरज अपनी पूरी चमक से चमक रहा था, लेकिन अलीजे के दिल में अंधेरा छाया हुआ था। वह अपने कमरे में मौजूद अलमारी के सामने खड़ी थी और अपने चंद जोड़े निकालकर बिस्तर पर रख रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे और आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। आज इस घर में उसका आखिरी दिन था, क्योंकि मुकदमा खत्म होने के साथ ही उसका समझौता भी पूरा हो चुका था। वो अपना छोटा मोटा सामान समेट रही थी कि अचानक दरवाजा जोर से खुला और साथ अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर आज एक ऐसी मुस्कुराहट थी जो शायद वह लीज़ा को कोई खुशखबरी सुनाने के लिए लाया था। लेकिन कमरे का नज़ारा देखकर उसके कदम वहीं पर जम गए। बिस्तर पर बिखरे हुए कपड़े और अलीज़ा का बैग देखकर उसकी मुस्कुराहट पल भर में गायब हो गई और उसकी जगह गहरा गुस्सा और घबराहट ने ले ली। वो तेजी से आगे बढ़ा और अलीज़े का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाया। ये क्या हो रहा है अलीज़े? ये कपड़े क्यों बांधे जा रहे हैं और ये बैग क्यों तैयार है? साथ की आवाज़ में ऐसी गरज थी कि अलीज़े सहम गई। उसने अपनी भीगी हुई आंखें उठाकर साथ को देखा और अपनी लरचती हुई आवाज़ को संभालते हुए बोली, साथ साहब, वक्त पूरा हो चुका है। हमारा समझौता मुकदमे की जीत तक ही था। अब जबकि आप बरी हो चुके हैं और आप पर लगा दाग धुल चुका है, तो मेरा यहाँ रहने का कोई कारण नहीं बनता। मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है, अब मुझे जाना चाहिए। साद ने झटके से उसका हाथ छोड़ा और बेचैनी से कमरे में टहलने लगा। उसका दिल मानने को तैयार नहीं था कि अलीज़े उसे छोड़कर जा रही है। वो चिल्लाकर बोला, तुम अपनी मर्जी से फैसला करने वाली कौन होती हो? अभी मैंने तुम्हें जाने की इजाज़त नहीं दी। क्या तुम्हें अंदाज़ा है कि अगर तुम इस तरह से अचानक गायब हो गई तो दादा जान पर क्या गुजरेगी? वो बीमार हैं और तुमसे बहुत लगाव हो चुका है। अगर उन्हें पता चला कि हमारी शादी सिर्फ एक ढोंग थी तो वो सदमे से ही मर जाएंगे। क्या तुम यही चाहती हो अलीज़े? अलीज़े ने तड़प कर उसे देखा और बोली, मैं किसी को दुख नहीं देना चाहती साथ, लेकिन सच तो यही है ना कि मैं आपकी बीवी नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक खरीदी हुई औरत हूँ जिसका काम खत्म हो चुका है। रही बात दादा जान की, तो आप उन्हें कोई भी बहाना बना सकते हैं कि मैं अपने बीमार बाप की देखभाल के लिए गई हूँ। साद उसकी बात काटते हुए गुस्से से बोला, बहाना नहीं, हकीकत चाहिए मुझे। देखो अलीज़े, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से घर में कोई तमाशा बने। अभी हालात बहुत नाजुक हैं, मीडिया की नज़रें हम पर हैं। अगर तुम अभी चली गई तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे, इसलिए तुम्हें अभी कुछ दिन और रुकना होगा, कम से कम तब तक जब तक मामला पूरी तरह ठंडा नहीं हो जाता। ये मेरा हुक्म है और समझौते के मुताबिक तुम मेरे हुक्म की पाबंद हो। अलीज़े ने साद की आंखों में देखा, जहाँ गुस्से के पीछे छुपा हुआ डर साफ दिखाई दे रहा था। वो नहीं जानती थी कि साद ये सब अपनी इज्जत के लिए कर रहा है या उसे रोकने के लिए, लेकिन उसके पास फिलहाल इनकार करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। उसने सर झुका लिया और धीमी आवाज में बोली, ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, मैं कुछ दिन और रुक जाऊंगी, लेकिन याद रखिएगा, जाना तो मुझे आखिरकार है ही। साद ने सुकून की सांस ली और वहां से जाने लगा, लेकिन दरवाजे पर रुककर मुड़ा और नरम लहजे में बोला, आज शाम को तैयार रहना, मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगा। तुम्हारे अब्बा का ऑपरेशन सफल रहा है और वो अब तुमसे मिलना चाहते हैं। ये कहकर साद निकल गया और अलीज़े वही बिस्तर पर बैठ गई। शाम को जब वो अस्पताल पहुंची तो अब्बा के होश में और बेहतर हालत में देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। मास्टर लतीफ़ ने बेटी के सर पर हाथ रखा और कमज़ोर आवाज़ में बोले, मेरी बच्ची, मैं साथ बेटे का जितना शुक्र अदा करूं कम है। इस फरिश्ते ने न सिर्फ मेरी जान बचाई, बल्कि तेरा साया बनकर तेरी हिफाजत भी की। ऊपर वाले तुम दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रखे और तुम हमेशा सुहागन रहो। बाप की दुआएं सुनकर अलीज़ा का कलेजा फटने लगा। वो जानती थी कि ये दुआएं बेअसर हैं, क्योंकि उसका सुहाग तो सिर्फ कागज़ के एक टुकड़े तक सीमित है। उसने मुश्किल से
से अपने आंसू रोके और मुस्कुराकर बाप का हाथ थाम लिया। वापसी पर गाड़ी में पूरी खामोशी थी। साथ ड्राइविंग कर रहा था और बार बार चोर नजरों से अलीजे को देख रहा था, जो खिड़की से बाहर सुनसान सड़कों घूर रही थी। साद के दिल में एक तूफान सा बरपा था। वो बताना चाहता था कि अब वो उसे जाने नहीं देगा, उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता है, लेकिन अना और ठुकराए जाने का डर उसके लब सी देता। घर पहुंचकर जब वो कमरे में आए तो अलीजे ने अपना बैग वापस अलमारी में रख दिया। साद उसे देखता रहा और फिर हिम्मत जमा करके उसके करीब आया। अलीजे, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। अलीजे ने पलटकर उसे देखा तो उसकी आंखों में थकन और उदासी थी। जी कहिए, मैं सुन रही हूँ। साद ने अपना गला साफ किया और बात शुरू करना चाही थी कि उसका फोन बज उठा। वो किसी महत्वपूर्ण कारोबारी व्यक्ति की कॉल थी। साद ने बेजारी से फोन उठाया और अलीजे को इशारा किया कि वो अभी आता है। अलीजे ने राहत की सांस ली और सोचने लगी कि शायद साद उसे उसकी बाकी बची रकम और तलाक के कागजात देने की बात करना चाहता है। ये ख्याल आते ही उसके दिल में एक टीस सी उठ गई। क्या मोहब्बत एक तरफा भी हो सकती है? उसने खुद से सवाल किया और जवाब उसके बहते हुए आंसुओं ने दिया। वो समझ चुकी थी कि यह चंद दिन की मोहलत सिर्फ एक ढोंग है और जुदाई तय है, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि साथ के दिल में क्या चल रहा है और उसे रोकने के लिए वो किस हद तक जाने का इरादा रखता है। वो चंद दिन भी हवा के झोंके की तरह गुजर गए, जो साथ ने अपनी अना और मजबूरी का बहाना बनाकर जबरदस्ती रोक लिए थे। और अब जुदाई की वो मनहूस घड़ी आ पहुंची थी, जिसका डर अलीजे को हर पल दीमक की तरह चाट रहा था। शाम का वक्त था और कमरे में एक अजीब सी उदासी और खामोशी का आलम था। अलीजे खिड़की के पास खड़ी बाहर डूबते हुए सूरज को देख रही थी, जो बिल्कुल उसकी किस्मत की तरह अंधेरे में डूब रहा था। उसका दिल डूब रहा था क्योंकि आज साद ने उसे अंतिम फैसले के लिए बुलाया था। तभी दरवाजा खुलने की आवाज पर वो चौंकी और पलटकर देखा तो साद अंदर दाखिल हो रहा था। उसके चेहरे पर आज एक ऐसी संजीदगी और निर्णायक प्रभाव था जिसने अलीजे के दिल की धड़कन रोक दी। साद के हाथों में खादी रंग का लिफाफा था, जिसे देखकर अलीजे को लगा कि जैसे उसकी मौत का परवाना आ गया हो। साद धीरे धीरे और भारी कदमों से चलता हुआ उसके करीब आया और वो लिफाफा उसकी तरफ बढ़ाते हुए बहुत सख्त और ठंडे लहजे में बोला, अलीजे, ये लो, ये तुम्हारी वो अमानत है जिसके लिए तुमने अपनी इज्जत और अना का सौदा किया था। इसमें तुम्हारी बाकी बची रकम है और वो कागजात जो तुम्हें मुझसे और इस कैद में हमेशा के लिए आज़ाद कर देंगे। साद की आवाज़ के आखिरी जुमले पर हल्की सी लरज गई, लेकिन उसने फौरन खुद को संभाल लिया और चेहरा मोड़ लिया ताकि अलीजे उसकी आंखों में छुपी बेबसी ना देख सके। अलीजे ने कांपते हुए बर्फ जैसे ठंडे हाथों से वो लिफाफा थामा तो उसे लगा कि जैसे वो पिघला हुआ शीशा उसके हाथों में रख दिया गया हो। उसने नम आंखों से साद की तरफ देखा, जो दीवार पर लगी पेंटिंग को घूर रहा था। अलीजे ने वो मुश्किल से अपने गले में अटके हुए आंसू के गोले को निगला और टूटे हुए लहजे में पूछा, तो क्या क्या वाकई सब खत्म हो गया? साद साहब, क्या हमारा रिश्ता बस यहीं तक था? क्या मेरी हैसियत सिर्फ एक ज़रूरत पूरी करने वाली चीज़ की थी? साद ने उसकी दर्द भरी आवाज़ सुनी तो उसके दिल पर छुरी चली। वो पलटा और अलीजे की आंखों में झांकने की कोशिश की, जहां बेपनाह मोहब्बत और दुख का तूफान था, मगर वो अपनी अना के खोल में बंधा रहा और गुस्से से बोला, हाँ अलीजे, समझौता यही था और मैं वादा खिलाफी नहीं करता। तुमने अपना काम बखूबी अंजाम दिया, मेरी इज्जत बचाई और बदले में मैं तुम्हारी मांगी हुई कीमत दे रहा हूँ। अब तुम आज़ाद हो, जहाँ चाहो जा सकती हो। तुम्हें मुझसे तलाक चाहिए थी ना, तो अब रास्ता साफ है। अलीजे को लगा जैसे किसी ने उसके दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए हों। वो कीमत का लफ्ज़ सुनकर तड़प उठी। उसकी सहन शक्ति जवाब दे गई और आंखों से आंसू का सैलाब उमड़ आया। उसने लिफाफा वहीं मेज पर फेंक दिया और साथ के करीब जाकर उसकी आंखों में आंखें डालकर चीखते हुए बोली, आपकी नज़र में मेरी हैसियत शायद सिर्फ एक खरीदी हुई औरत की थी साद साहब, लेकिन मैंने इस रिश्ते को दिल से निभाया था। मैंने पैसों के लिए नहीं, बल्कि अपनी किस्मत समझकर आपकी इज्जत की हिफाजत की थी। मैंने आपको अपना पति माना था। ऊपर वाला गवाह है कि मैंने हर पल दुआ की कि ये झूठा रिश्ता सच हो जाए।
लेकिन शायद आपके सीने में दिल नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। आप जीत गए 7 सिकंदर और मैं हार गई, मैं अपनी मोहब्बत हार गई। ये कहकर वो फूट-फूट कर रो पड़ी और घुटनों के बल ज़मीन पर बैठ गई। साद उसके बहते हुए आँसू और मोहब्बत के इस खुले एतराफ़ को देखकर ज़्यादा सब्र ना कर सका। उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। उसका दिल चाहा कि वो दुनिया के सारे नियमों को तोड़कर उसे अपने सीने से लगा ले। वो जान चुका था कि अलीज़े के आँसू पैसों के लिए नहीं बल्कि उसकी जुदाई का गम में बह रहे थे। साद ने बेताबी से नीचे झुककर अलीज़े के बाजू थामे और उसे ऊपर उठाते हुए ज़ोर से बोला, "बस करो अलीज़े और मत रो, मैं ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हें वाक़ई लगता है कि मैं तुम्हें जाने दूँगा? क्या तुम इतनी नादान हो कि मेरी आँखों में अपने लिए बेपनाह मोहब्बत नहीं देख सकीं?" अलीज़े ने हैरत और सदमे से अपनी भीगी हुई पलकें उठाकर साद को देखा, जब अपने सारे अना को हार चुका था और उसकी आँखों में दीवानगी थी। साद ने उसका हाथ पकड़कर अपने दिल पर रखा और जज़्बाती लहज़े में बोला, "ये दिल अब सिर्फ़ तुम्हारे लिए धड़कता है। वो कागज़ात तलाक के नहीं थे पगली, वो संपत्ति के कागज़ात थे जो मैं तुम्हारे नाम कर चुका हूँ क्योंकि तुम मेरी हो और हमेशा मेरी रहोगी। मैं तुम्हें तलाक देने का सोचकर भी मर जाऊँगा। मुझे माफ़ कर दो, मैं सिर्फ़ तुम्हारी मोहब्बत को परख रहा था। मैं देखना चाहता था कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो या सिर्फ़ समझौते की पाबंद हो।" अलीज़े को अपने कानों पर यकीन नहीं आया। खुशी और हैरत ने उसकी ज़बान गम कर दी। वो साद को तकती रह गई जब उसके सामने एक घमंडी जागीरदार नहीं बल्कि एक मोहब्बत करने वाला पति बनकर खड़ा था। उसने बेखुद होकर साद के सीने में मुँह छुपा लिया और सिसकते हुए बोली, "आप बहुत बुरे हैं साद, आपने मुझे मार ही डाला था।" साद ने उसे अपने बाहों के घेरे में ले लिया और उसके सर पर थोड़ी रखते हुए मुस्कुराया और बोला, "जानता हूँ, लेकिन अब मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारी गुलामी करके इसकी भरपाई करूँगा।" कमरे में अब उदासी नहीं, बल्कि मोहब्बत की खुशबू फैली हुई थी और उनके बीच मौजूद समझौते की आखिरी दीवार हमेशा के लिए गिर चुकी थी। वक़्त ने जैसे खूबसूरत मोड़ लिया था और कमरे में फैली हुई उदासी और डर की फ़िज़ा अब मोहब्बत और सुकून की खुशबू में बदल चुकी थी। साद ने अलीज़े को खुद से अलग करके उसके मासूम चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरा और अपने अंगूठों के पोरों से उसके गालों पर बहते मोतियों जैसे आंसू साफ करते हुए बहुत नरमी और प्यार भरे लहजे में बोला, "अब इन कीमती मोतियों को बहाना मत करो अलीज़े, क्योंकि मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद तुम्हारी इंजील जैसी आंखों में आंसू सिर्फ खुशी के होंगे। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं, लेकिन अब मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारी पलकों से कांटे चुनूँगा।" उसने मेज़ से वो मनहूस कागज़ उठाया था जिस पर 6 महीने का वो समझौता लिखा था, जिसने इन दोनों को एक कमज़ोर धागे से बाँध रखा था, और अलीज़े की हैरत भरी आँखों में देखते हुए उस कागज़ के टुकड़े-टुकड़े कर दिए और हवा में ऐसे उछाल दिया जैसे अपने पिछले कड़वे दिनों को हवा में उछाल रहा हो। साद ने मुस्कुराते हुए कहा, "देखो अलीज़े, हमारे बीच मौजूद हर रुकावट, हर दीवार गिर चुकी है। आज से तुम मेरी खरीदी हुई या समझौते वाली बीवी नहीं, बल्कि मेरी इज़्ज़त, मेरी मोहब्बत और मेरी जीवन साथी हो।" और रही बात दादा जान की, तो मैंने उन्हें सब कुछ सच-सच बता दिया कि हमने ये शादी किन हालातों में और कैसे की थी। मुझे डर था कि वो नाराज़ होंगे, मगर वो तो तुम्हारी शराफ़त और सेवा को देखकर पहले ही तुम्हें दिल से बहू मान चुके हैं। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखकर कहा कि अलीज़े जैसी बेटी इस घर को जोड़ सकती है, इसलिए अब तुम्हें किसी से डरने की या झिझकने की ज़रूरत नहीं। ये घर अब तुम्हारा है अलीज़े। अलीज़े को लगा जैसे वो जागती आँखों से कोई खूबसूरत सपना देख रही हो। उसके ख़्याल में भी नहीं था कि साद इस कदर बदल जाएगा। उसने साद का हाथ मज़बूती से थामकर धीमी और लरचती हुई आवाज़ में पूछा, "लेकिन साद, क्या आप वाक़ई मुझसे खुश हैं? क्या आपको कभी एहसास नहीं होगा कि मैं गरीब और साधारण घराने की लड़की हूँ और आप इतने बड़े बिज़नेसमैन हैं?" साद ने उसके लबों पर उँगली रखकर उसे खामोश करवाया और बनावटी गुस्से के साथ संजीदगी से बोला, "खबरदार, जो आगे से ये बात कही। दौलत और रुतबा तो आने जाने वाली चीज़ हैं अलीज़े, लेकिन तुम जैसी वफ़ादार, नेक किरदार और पवित्र दिल वाली लड़की किस्मत वालों को मिलती है। तुमने मेरे बुरे वक़्त में मेरा साथ देकर और मेरी इज़्ज़त बचाकर मुझे खरीद लिया है। अब मैं तुम्हारा कर्ज़दार हूँ और पूरी ज़िंदगी के लिए ये कर्ज़ मैं अपनी मोहब्बत से उतारूँगा। कुछ ही दिनों के बाद
घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। खुशियां जैसे इस घर का मुकद्दर बन गई थीं। अलीज़े के अब्बा पूरी तरह से सेहतयाब होकर अपने घर जा चुके थे और अलीज़े अक्सर साथ के साथ उनसे मिलने जाती थी। दादा जान तो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे कि उनकी नस्ल अब सुरक्षित और नेक हाथों में है। एक सुहानी रात जब ठंडी हवाएं चल रही थीं और मौसम बहुत खुशगवार था, साद और अलीज़े छत पर खड़े थे। अलीज़े ने आसमान पर चमकते पूरे चांद को देखा और साद की तरफ देखकर शरारत से बोली, वैसे साद साहब, एक बात तो बताएं, वो लाख रुपए जो आपने मुझे देने थे वो कब मिलेंगे? मेरा समझौता तो पूरा हो गया था। तो साद ने जोरदार ठहाका लगाया जिसकी गूंज दूर तक गई और उसे कमर से थामकर अपने और करीब करते हुए उसकी चमकती आंखों में झांका और मोहब्बत भरे लहजे में बोला, वो रकम तो अब इस घर की मालकिन के खजाने में है। तुम जब चाहो ले सकती हो, सब कुछ तुम्हारा ही तो है, लेकिन इस पर अब भारी ब्याज भी लगेगा। तो अलीज़े ने हैरत से बोहे उचकाते हुए पूछा, ब्याज? कैसा ब्याज? तो साद ने मुस्कुराते हुए उसके माथे पर अपने लब रख दिए और फुसफुसाते हुए बोला, ढेर सारे प्यार और उम्र भर के साथ का ब्याज जो तुम्हें हर रोज अदा करना होगा। तो अलीज़े शर्माकर उसके चौड़े सीने में झुक गई और बोली, ये सौदा मुझे मंजूर है, जिंदगी भर के लिए। इस लम्हे दोनों को एहसास हुआ कि उनका रिश्ता किसी कागज के टुकड़े या दौलत का मोहताज नहीं, बल्कि दिलों का वो अटूट बंधन है जो अब मौत तक नहीं टूटेगा। और यूं नफरत और मजबूरी से शुरू होने वाली ये कहानी मोहब्बत के एक अमर और कभी ना मिटने वाले रिश्ते में खत्म होगी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।